Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are discuss on infrared absorption spectroscopy. आज हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज है 0.8 टू 2.5 नैनोमीटर। नियर फार इंफ्रारेड की रेंज है ये 0.8 से 2.5 नैनोमीटर तक, माइक्रोमीटर तक सॉरी। और 1.5 15 से 200 नैनोमीटर तक है इसकी फार इंफ्रारेड रीजन की। अब है बेसिक थ्योरी ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिक थ्योरी क्या है? जो एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो जैसे किसी पोजीशन पे हेड नहीं होती रिजिडली, मतलब एक पोजीशन पे हम उनको रोक नहीं सकते। तो जो एटम्स है वो कंटिन्यूसली रोटेट करते रहते हैं और वाइब्रेट करते रहते हैं। उन दोनों एटम्स के दो एटम है अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो कोलाइड करेंगे और वहाँ पे रोटेशन और वाइब्रेशन एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इसी के ऊपर बेस्ड है स्पेक्ट्रोस्कोप, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अंदर हमने एग्जांपल ले गया एक एटम का, एक मॉलिक्यूल का। इसके अंदर दो एटम्स है, दो एटम है जो बॉल के स्प्रिंग से कनेक्ट किए गए हैं, दो बॉल की तरह है एक दूसरे के साथ। तो क्या करेंगे, जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे और कंप्रेस करेंगे, स्ट्रेच और कंप्रेस करने के बाद वो स्ट्रेचिंग और कंप्रेस्ड वाइब्रेशन के अंदर आएंगे। उसी तरह इसकी थ्योरी है। फर्स्टली है इसके टाइप्स हैं, टू टाइप्स का। फर्स्ट स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और सेकंड है बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के अंदर क्या होगा, जो पीरियोडिक बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ एटम्स, आगे और पीछे एटम्स का मूवमेंट होगा अलोंग कोवालेंट बॉन्ड, एक कोवालेंट बॉन्ड के अलोंग, जिसके अंदर कंप्रेस्ड होगा और स्ट्रेच होगा कोल्ड स्प्रिंग। जैसे हमने यहाँ पे एक एटम ले लिए, दो ये स्प्रिंग से अटैच कर दिए, ये ए एटम है, ये बी एटम, दो एटम ले लिए। अब हम इसको स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने के बाद इसके अंदर जो भी वाइब्रेशन आएगी वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की दोबारा ही आएगी। यहाँ पे ए और ये बी, ये कंप्रेस करने के बाद स्प्रिंग के अंदर वाइब्रेशन आई। फर्स्ट है इसके टाइप्स फर्दर। फर्स्ट टाइप है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, सेकंड है एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग क्या होता है, मूवमेंट होता है एटम का विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में एटम का मूवमेंट होना सेम डायरेक्शन के अंदर, जैसे इसके अंदर दिखाया गया है। ये या तो बाहर की तरफ, ये तो या तो कंप्रेस हो रहे हैं या स्ट्रेच, यहाँ पे स्ट्रेच दिखा रखा है, यहाँ पे कंप्रेस दिखा रखा है। ये मूवमेंट हो रहा है एक सेंट्रल एटम यहाँ पे ये लिया गया है, इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। आगे है एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग के अंदर क्या होता है, जो एटम है उसके अंदर एक तो सेंट्रल एटम की साइड मूव करेगा और एक सेंट्रल एटम से दूर मूवमेंट करेगा। जैसे इसमें दिखाया गया है एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, इसमें एक ऑक्सीजन तो है, दूसरे इस ऑक्सीजन की साइड मूव कर रहा है और दूसरा ऑक्सीजन इससे अपोजिट साइड में मूव कर रहा है। आगे है बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन क्या होता है, इसके अंदर बॉन्ड एंगल चेंज होता है किसी भी एटम का मॉलिक्यूल के अंदर। अब बेंडिंग वाइब्रेशन की डेफिनेशन क्या है, पीरियोडिक चेंज होगा बॉन्ड एंगल के अंदर। जो बॉन्ड दो एटम बनाएंगे सेंट्रल एटम से मिलके, यहाँ पे जैसे ये सेंट्रल एटम है, यहाँ से दो एटम ये किसी एंगल से, बॉन्ड एंगल से यहाँ पे अटैच्ड है। अब जब इसके अंदर बॉन्ड एंगल के अंदर चेंज होगा तो बेंडिंग वाइब्रेशन शो करेगा। आगे फर्दर जो बेंडिंग वाइब्रेशन है वो चार टाइप्स की है। फर्स्ट है सीजरिंग, सेकंड रॉकिंग, थर्ड वेगिंग और फोर्थ है ट्विस्टिंग। फर्स्ट है सीजरिंग। सीजरिंग है जो इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन है। इसके अंदर क्या है, जो दो एटम है वो एक दूसरे की साइड मूव करेंगे। सेकंड है रॉकिंग। रॉकिंग क्या है, ये भी इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। इसके अंदर भी क्या करेंगे, जो दो एटम है वो एक साइड में मूव करेंगे। आगे है वैगिंग। वैगिंग क्या है, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन है। इसके अंदर क्या करेंगे, दो एटम एक दूसरे के साथ मूव करेंगे, या तो अबव द प्लेन मूव करेंगे या बिलो द प्लेन मूव करेंगे सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में। आगे है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग क्या है, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन है। इसके अंदर क्या करेगा, एक एटम होगा जो अबव द प्लेन वाइब्रेट करेगा और जो दूसरा एटम होगा वो बिलो द प्लेन वाइब्रेट करेगा। अब आगे हम
डायग्राम के हेल्प से देखेंगे, जैसे यहाँ पे सीजरिंग दिखाई गई है, दोनों एटम है जो एक दूसरे की साइड मूव कर रहे हैं, रॉकिंग में एक सेम साइड में मूव कर रहे हैं, वैगिंग में ये इन प्लेन मूवमेंट करेंगे, या तो दोनों अबव द प्लेन मूवमेंट करेंगे या दोनों बिलो द प्लेन मूवमेंट करेंगे। यहाँ पे एक पॉजिटिव, यहाँ पे एक नेगेटिव, मतलब ये अबव द प्लेन मूवमेंट करेगा तो ये बिलो द प्लेन मूवमेंट करेगा। अब आगे है प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम अब प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। अब जो एटम होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर वो रिजिडली नहीं होते फिक्स्ड पोजीशन के अंदर, हमें पता है ये कंटिन्यूसली रोटेट करते रहते हैं या वाइब्रेट करते रहते हैं। जो वाइब्रेशन होगी बॉन्ड की वो डिपेंड करेगी, जो वाइब्रेशन होगी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ बॉन्ड, खुद के बॉन्ड के ऊपर, वाइब्रेशन एटम के बॉन्ड के ऊपर, और नेचर ऑफ एंटायर मॉलिक्यूल, और उस मॉलिक्यूल का नेचर क्या है उसके ऊपर। जो ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसके अंदर ऑब्जॉर्प्शन होगी इंफ्रारेड रेडिएशन की एक बॉन्ड के अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगी वाइब्रेशन की वो इंक्रीज होगी, और जब एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन की इंक्रीज होगी तो वहाँ पे रोटेशनल एनर्जी लेवल में भी चेंज होगा। तो जो ये एनर्जी लेवल में चेंज होगा तो हमें इंफ्रारेड रेंज है जो हमने स्टडी की है, तो उसके अंदर क्या होगा, एनर्जी लेवल का चेंज होने के बाद एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेगा, तो एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी क्या करेगी, प्रीडोमिनेंटली चेंज करेगी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को। मतलब यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल चेंज हो गया। जो एक कोई भी बॉन्ड होगा या फिर पार्ट होगा मॉलिक्यूल का वो अब्जॉर्ब करेगा वेवलेंथ को इंफ्रारेड रेडिएशन के रीजन के अंदर। जो हमें जब वो इंफ्रारेड रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा तो उसके अंदर क्या होगा, वो एक फोटोन देगा हमें, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी का। जो उसने फोटोन दिया है एक एनर्जी का, उसके अंदर क्या होगा, वो रेज करेगा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को प्रिमिटिव लेवल से, मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है उसके अंदर इंक्रीज होगी। तो इसके अंदर क्या होगा, इसका प्रिंसिपल लास्ट में हम क्या कह सकते हैं, जो उसके अंदर फिर क्या होगा, रेज होने के बाद वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल का, तो स्पेसिफिक वेवलेंथ अब्जॉर्ब कर लेगा वो आईआर रीजन की, तो उसके अंदर एक सिग्नल, अब्जॉर्प्शन सिग्नल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके ऊपर बेस्ड है, मॉलिक्यूल किस तरह से वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को अब्जॉर्ब, मतलब शो कर रहा है, किस तरह एनर्जी रिक्वायर है हमें वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को इंक्रीज करने के लिए, ये वाइब्रेशंस पे डिपेंड है। आगे कैलकुलेशन ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन किस तरह कर सकते हैं। हुक्स लॉ, हमने इसमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ली है दो एटम के अंदर, जैसे हमने एक यहाँ पे हैंग कर लिए दो एटम्स, यहाँ पे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो रही है इनके अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा, ओसिलेशंस में है ये दोनों बॉल, और यहाँ पे दोनों एक दूसरे के ओसिलेशन में हो रहे हैं। जब ये आगे पीछे जा रही है तो ओसिलेशन शो कर रही है। तो इसके अंदर क्या होगा, बॉल रिप्रेजेंट कर रही है ये एटम्स को, और स्प्रिंग है जो ये उसको स्प्रिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं बॉन्ड को। अब क्या होगा, हुक्स लॉ क्या कहेगा, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी है 1/2 अंडर रूट के बाई में न्यू। न्यू के क्या है, फोर्स कांस्टेंट, न्यू है रिड्यूस्ड मास। अब हमने क्या, रिड्यूस्ड मास को डाई एटॉमिक सिस्टम ले लिया, मतलब m1 m2 ले लिया, एक्चुअल मास ऑफ दो, कोई भी दो एटम के एक्चुअल मास ले लिया m1 m2, तो यहाँ पे न्यू की वैल्यू हम m1 प्लस m2, m1 इंटू m2 बाय में m1 प्लस m2 भी रख सकते हैं। अब न्यू डैश हमें पता है न्यू बाय में c होती है, तो हम यहाँ पे न्यू डैश की वैल्यू 1/2 पाई c के बाय में न्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे c क्या, सॉरी ये क्या है, c क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है लाइट की। अब फैक्टर विच डिटरमाइन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, जो फैक्टर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं, हमने फॉर्मूला किया था फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के बाय में न्यू, ये इसका फॉर्मूला था। अब हमने क्या बोला, इसके अंदर स्मॉलर मास होगा, जितना कम मास होगा मतलब न्यू कम होगा तो उतना ही रिड्यूस्ड मास कम होगा, और हायर फ्रीक्वेंसी होगी इसके अंदर। मतलब क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है न्यू के। अब आगे है फोर्स कांस्टेंट, जितना ज्यादा ये फोर्स कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस फॉर्मूले से हम शो कर सकते हैं, जितना ज्यादा फोर्स कांस्टेंट होगा उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की, मतलब वैल्यू इंक्रीज करेगी
इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, जितना बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा फोर्स कांस्टेंट उतना ही इंक्रीज होगा। अब आगे यहाँ पे इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है 5 × 10⁻⁵ डाइन पर सेंटीमीटर, ये है सिंगल बॉन्ड के लिए। 5 × 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर, सॉरी 10 × 10⁵, ये डबल बॉन्ड के लिए। 15 × 10⁻, ये है ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अब आगे है नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस। जो फंडामेंटल वाइब्रेशन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमने पहले स्टडी की है अब्जॉर्प्शन इंफ्रारेड रेडिएशन की, जो एनर्जी इक्वल है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के। हमें पता है जो एनर्जी इक्वल होती है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के, जो कि लीड करती है वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के अंदर। जो ट्रांजिशन होगी यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर होगी, लाइट अब्जॉर्ब होगी स्ट्रांगली, और क्या होगी इंटेंस बैंड मेजर करेंगे हम, उनको फंडामेंटल बैंड्स बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फंडामेंटल अब्जॉर्प्शन बैंड, जितने भी हमें अब्जॉर्प्शन बैंड मिलेंगे वो इक्वल हो गए फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड के, जितने भी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मोड है उसके अंदर। उसके जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसके अंदर सिर्फ एक वाइब्रेशनल मोड होता है, तो इसके अंदर क्या है 1 फंडामेंटल अब्जॉर्प्शन बैंड, इसके अंदर एक ही अब्जॉर्प्शन बैंड है। तो हमें पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का पता लगाना है। तो फर्स्ट है नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसके अंदर क्या है 3 × n−6, ये इससे हम पता लगा सकते हैं उस नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर कितने फंडामेंटल वाइब्रेशन है। जैसे हमने इसके अंदर n क्या है नंबर ऑफ मोल्स, इसके अंदर हमने एग्जाम्पल लिया है नंबर ऑफ एटम, सॉरी n है, एग्जाम्पल वाटर का लिया। इसके अंदर 3 एटम H2O प्रेजेंट होते हैं, ये नॉन लीनियर होता है। तो इसके अंदर 3 वाइब्रेशन मोड होंगे। कैसे 3 इंटू में n कितना है, n की वैल्यू 3 है यहाँ पे, तो 3 माइनस में 6 यहाँ पे 3 वैल्यू है। लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसके अंदर क्या है, इसका फॉर्मूला है 3n−5, n क्या है नंबर ऑफ एटम्स। तो इसके अंदर क्या होगा, जो इसमें एग्जांपल लिया हमने CO2 का, CO2 लीनियर होता है, हमें पता है CO2 की स्ट्रक्चर लीनियर है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 4 वाइब्रेशनल मोड होंगे यहाँ पे इस फॉर्मूले से। अब आगे है सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल क्या है, जो हमें पता है कि ज्यादातर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर डायपोल मूवमेंट होता है, और वो डायपोल मूवमेंट जो पोलर बॉन्ड होते हैं उनकी वजह से होता है। जब पोलर बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के अंदर जाएंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, जैसे ये कोई भी यहाँ पे हमने H2O लिया है, तो इसके अंदर पोलर बॉन्ड्स हैं इसकी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू की वजह से। तो ये जो पोलर बॉन्ड्स होंगे तो ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के अंदर जाएंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अंदर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है बॉन्ड के अंदर वो भी चेंज होगा। तो डाइपोल मूवमेंट चेंज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है जब डाइपोल मूवमेंट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरेक्शन होगी ऑसिलेटिंग डाइपोल मूवमेंट की और इंफ्रारेड रेडिएशन की, जो क्या होगी अब्जॉर्प्शन एनर्जी है जो उसकी अब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी, मतलब रेडिएशन की अब्जॉर्ब करेगी ये, और जो मतलब एनर्जी होगी वाइब्रेशन इंक्रीज करेगी, एनर्जी वाइब्रेशन की इंक्रीज करेगी, जिसके अंदर क्या होगा जो इंटरेक्शन होगी, अब इंटरेक्शन है अब्जॉर्प्शन एनर्जी की और डाइपोल मूवमेंट की, वो जो मतलब जब इंटरेक्शन हो रही है एनर्जी का ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है अलग अलग होता है, उसका जो अब्जॉर्ब हो रहे एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम का डाइपोल मूवमेंट अलग अलग होता है। तो इसके अंदर क्या है, जो बॉन्ड वाइब्रेशन होगी, जो ऑब्जॉर्प्शन हो रही है उसके अंदर इंफ्रारेड रेडिएशन की, वो तभी चेंज होगी जब डाइपोल मूवमेंट चेंज होगा, मतलब एक एक्सट्रीम का दूसरे एक्सट्रीम से डाइपोल मूवमेंट चेंज होगा। तो हमने जब स्पेक्ट्रोस्कोपी की फील्ड को स्टडी किया, कुछ जनरलाइजेशन पता चले, कुछ फैक्टर्स पता चले, जिसकी वजह से हमने पता लगाया कि जो वाइब्रेशन है वो इफेक्टिव है या नहीं है, तो इसको ही हम सिलेक्शन रूल कहते हैं। जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके अंदर क्या है, जो रूल है ये सिर्फ इफेक्टिव है उस केस में जब नॉन सेंट्रोस्मेट्रिक एटम्स प्रेजेंट हैं। ये अब्जॉर्प्शन हो रही है वाइब्रेशन की, एनर्जी की अब्जॉर्प्शन हो रही है इंफ्रारेड रेडिएशन के अंदर, वो सिर्फ सेंट्रोस्मेट्रिक के लिए ही थी जो सिलेक्शन रूल दिया गया। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमने एग्जांपल लिया CO2 का। CO2 क्या है, सेंट्रोसिमेट्रिक है, तो जो ये CO2 है इसके अंदर अब्जॉर्प्शन नहीं होगी इंफ्रारेड रेडिएशन के अंदर। तो मतलब क्या है, इंफ्रारेड रीजन है जो
सेंट्रोस्मेट्रिक मॉलिक्यूल की रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब नहीं करता, ये सिर्फ नॉन सेंट्रोस्मेट्रिक जो रेडिएशन उनको ऑब्जॉर्ब करता है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।